हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। आज हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी इन एक्सिशियल एंड कोएक्सिशियल पोजीशन पर। इससे पहले हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जान चुके हैं, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग कंडीशन में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करेंगे। उन्हीं में से एक टॉपिक है अ, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक बोर्ड एग्जाम क्लास 12th एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है हमारे जो फिजिक्स है उसमें न्यू सिलेबस में ऐड है। ठीक है, फिजिक्स 12th के फिजिक्स में सिर्फ एक टॉपिक बस कटा है, बाकी आपका पूरा जिस पूर्व सिलेबस के हिसाब से पूरा है, जो कि अंतिम चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार व्यवस्था, ये चैप्टर बस हमारे फिजिक्स के बुक से हटाया गया है। बाकी पूर्वानुसार पूरे चैप्टर है। तो हम लोग सिलेबस पे किसी और दिन चर्चा करेंगे कि उसका सिलेबस किस तरीके से है। आइए आज हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहला टॉपिक है हमारे पास अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एक है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी को देखेंगे कोएक्सिशियल यानी कि निरक्षीय स्थिति में। उसके बाद इसका मिक्स्ड फॉर्म भी होता है, मिश्रित रूप भी होता है। वो एग्जाम में उतना आता नहीं है ही नहीं इंपॉर्टेंट, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो ही टॉपिक को कवर करते हैं। आइए देखते हैं पहले एक्सिशियल पोजीशन। मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे डायग्राम में बना देते हैं, इधर बना देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। सपोज ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी सपोज कर लेते हैं 2L है। 2L लिया जाता है, दोनों के बीच की दूरी 2L इसकी दोनों के बीच की दूरी है। हम क्या करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। इसी को ये मान लो जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगर हॉरिजेंटल में जाया जाए, इधर हॉरिजेंटल में जाया जाए, तो इसे हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति में। उसके बाद अगर वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर चले हैं, इसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। अगर इधर की तरफ अगर कहीं पे हमने पॉइंट रखते हैं और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करते हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है निरक्षीय स्थिति में। इस वाले को बोला जाता है अक्षीय स्थिति में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं फिलहाल अक्षीय स्थिति में। तो मान लेते हैं सेंटर ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके प्लस चार्ज के कारण फिर माइनस चार्ज के कारण हम लोग को तीव्रता पता करनी है। तो मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट पी पर है ना, और ये इधर यानी कि बीपी डायरेक्शन में काम करेगा इंटेंसिटी। इसे हम नाम देते हैं प्लस चार्ज के कारण। उसके बाद माइनस चार्ज के कारण देखेंगे, तो यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं E1। प्लस चार्ज के कारण पी पर तीव्रता E1 नाम देंगे। उसी प्रकार से जब माइनस चार्ज के कारण तीव्रता देखेंगे पॉइंट पी पर, तो हम इसका डायरेक्शन रखेंगे बी से पी की ओर, तो ये हो जाएगा E2 इंटेंसिटी, है ना। तो आइए देखते हैं प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर। यहाँ पे हमको लिखना होगा, यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हो उस डायग्राम को सिर्फ आपको एक्सप्लेन बस करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, देख लो। यहाँ पे हमको बताना है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है, और दोनों के बीच की दूरी 2L है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है। अब बिंदु P पे क्या किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करेंगे। तो इसी कारण बोलेंगे इसको
केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो अब हम करते हैं यहाँ पे, देखो तीव्रता, ये सब आपको क्या करना है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, कहीं से आपको रट्टा नहीं मारना है, खुद जो डायग्राम से आप देख रहे हो उसी को पूरा आपको लिखना है ना। तो आइए देखते हैं, प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिखेंगे, आपको यहाँ पे इसका डिस्क्राइब कर लेना है डायग्राम का। तो प्लस चार्ज के कारण, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या सीधा तीव्रता भी लिख सकते हैं ऐसे, इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज ऑन पॉइंट P। ठीक, तो अब हम देखेंगे क्या, E1 इज इक्वल, क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या लिखते हैं, हम लोगों ने इससे पहले देखे हुए हैं। तो ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होता है, यही चीज़ यहाँ पे लगेगा फार्मूला, ये फार्मूला यूज होगा। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे इस फार्मूला को डिराइव करे थे, तो आप लोग अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर E1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, उसके बाद आर मतलब दूरी देखेंगे, दूरी क्या है, बिंदु P की दूरी प्लस क्यू आवेश से कितना है, तो ये कितना है, B से लेके P तक, B से लेके P तक, तो इसे हम लिखेंगे अपॉन में B P स्क्वायर, है ना। और ये E1 का डायरेक्शन किधर है, B से P की ओर है, तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से हमको दर्शा देना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसको थोड़ा B से P देखो, अब आपको क्या करना है, इस दूरी को बताना पड़ेगा, इस वाले दूरी को बताना पड़ेगा कि ये कितना है ना, B से P। तो यहाँ पे देखो पूरा डिस्टेंस है हमारे पास, O से लेकर P तक की दूरी कितना है, R है, ठीक है, R है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो AP है, सॉरी AB है, AB क्या है, 2L डिस्टेंस है, 2L, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेंटर लगा दिया, सेंटर, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 2L है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LL हो जाएगा, है ना, आधा आधा अगर हमने बांट दिया तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका दूरी इस तरीके से बताएंगे, पूरा है जी L, सॉरी पूरा है R में से आप कुछ दूरी चल चुके हो, L दूरी चल चुके हो, तो बाकी जो बच रहा है ये वाला पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, BP हो रहा है, नहीं, तो आप इस तरीके से और समझ सकते हो, देखो O से लेके P तक दो भाग में बटा है, OP बराबर क्या हो जाएगा, OB प्लस BP, ठीक है, और OB इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा OP माइनस OB इज इक्वल BP, ठीक है। तो ये देख सकते हो, तो हम क्या रखेंगे, BP की जगह में, अच्छा OP देखो, OP कितना है, R है, और OB कितना है, L है, तो ये हो जाएगा BP, ठीक है। तो BP बराबर हम क्या रखेंगे यहाँ पे, R माइनस L, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R माइनस L पूरे की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटेंसिटी हम क्या लिखेंगे, प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी लिखेंगे E1 बराबर इतना, तो इसे हम नाम देंगे समीकरण 1। अब हम देखेंगे माइनस चार्ज के कारण इंटेंसिटी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस चार्ज के कारण इंटेंसिटी, सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है, माइनस चार्ज यानी कि आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस चार्ज ऑन पॉइंट P, तो ये हो जाएगा E2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी क्या है, दूरी क्या रहेगा, अच्छा देखो ये जो माइनस P से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये क्या बता रहा है, ये वाला P तक की दूरी बता रहा है, नहीं तो P तक की दूरी बता रहा है, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो अब देखो ये दो भाग में बटा है, यहाँ से लेके P तक की दूरी कितना है, R है, और O से लेके A तक की दूरी कितना है, L है,
तो हम फाइनल क्या बताएंगे, ए से पी तक, ए से पी तक, ए से पी तक 2 भाग में बढ़ गया। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सिस्टियल कंडीशन, एक्सिस्टियल पोजीशन जो है। तो देखो ये क्या बता रहा है, माइनस चार्ज के कारण पी पर इंटेंसिटी निकालना है, तीव्रता निकालना है, तो इसकी दूरी पता होनी चाहिए। तो दूरी क्या हो जाएगा, ए से पी, ए से पी, ए पी स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे ए पी की जगह में तो रखना पड़ेगा, जैसे हमने आर माइनस एल रखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए पी। ए पी ना 2 भाग में बटा है, यहाँ से लेके एल, फिर ओ से लेके पी तक दूरी कितना, आर, तो ये हो जाएगा कितना, आर प्लस एल की पावर 2। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, एक माइनस चार्ज के कारण ये आया, फिर प्लस चार्ज के कारण ये आया, तो ये इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकाला जाएगा कि दोनों मिला करके जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके दोनों ध्रुव मिला करके कितना इंटेंसिटी लग रहा है एक्चुअल में पॉइंट पी पर, तो हम निकालते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट। आइए थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं, इसको इस तरीके से बनाने में आपको कम से कम 1.5 पेज लग जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो इतना सारा पॉइंट है ना। आप थोड़ा थोड़ा से आप अगर आप नोट करना चाहते हो तो 1 बाय 1 नोट कर लेना, थोड़ा वीडियो को पॉज करके। तो आइए देखते हैं हम इसके बाद इसका नेक्स्ट आइए, परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता, तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ई आप किसके लिए निकाल रहे हैं, एक्सियल के निकाल रहे हैं, अक्षी के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ई अक्षी लिखना है, बराबर में आ जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, E1 माइनस E2 इस कारण करेंगे कि ये पास में है तो ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगा, ज़्यादा, अब उसके बाद ये दूर में है तो कम रहेगा, तो भाई ज़्यादा में से कम ही को तो घटाते हैं रिजल्टेंट परिणामी जब निकालते हैं। तो ई वाला पास में है, देख लो पॉइंट पी जो है प्लस के कारण है ना, यानी E1 के कारण ज़्यादा तीव्रता रहेगा इसके, और ये दूर में है तो कम तीव्रता रहेगा, तो ज़्यादा में माइनस करेंगे कम को, तो तभी परिणामी निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम E1 का मान रखेंगे, समीकरण 1 और 2 से E1 का मान रखेंगे। समीकरण 1 से हम रखेंगे क्या, ये, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल की पावर 2 माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, ये है, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल पूरे की पावर में 2। तो ये यहाँ पे क्या होगा, कॉमन निकालेंगे, है ना। ये क्या देख रहे हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दोनों टर्म्स में है, तो ये बाहर निकल जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r माइनस एल पूरे की पावर में 2 माइनस 1/r प्लस एल पूरे की पावर में 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है किस तरीके से हो रहा है। हमको क्या करना है, इसको एलसीएम निकालना है। तो कितना आ रहा है रिजल्टेंट ई अक्षी में, ई अक्षीय बराबर, हमने क्या किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाले, ये क्यों हो गया, यहाँ पे 1/r माइनस एल की पावर 2 माइनस 1/r प्लस एल की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये हो जाएगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा r माइनस एल स्क्वायर r प्लस एल स्क्वायर, ये इधर गुना हो जाएगा, कुछ ये आपस में गुना हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बराबर में आ जाएगा 1/4 पाई इंटू क्यू, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं फार्मूला पे, ए धन बी पूरे के घात 2 में एक्सप्लेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग इन 2ab सॉरी प्लस 2ab आर एल प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि कहीं माइनस माइनस बाहर में है, तो ये माइनस जो है इन सब के ऊपर काम करेगा,
ठीक है। कौन सा, ये वाला माइनस जो है इन सब के ऊपर काम करेगा। तो हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ब्रैकेट लगा के एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। ये अब पूरे के अपॉन में देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और फार्मूला लगेगा, है ना। क्या फार्मूला लगेगा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर माइनस एल और आर प्लस एल, इसमें पूरे की घात में 2 रख देंगे। क्यों 2, इसमें भी घात 2 है, इसमें भी घात 2 है, दोनों को हमने एक ही ब्रैकेट में रख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 1/4πε0 इंटू क्यू। यहाँ से ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2RL माइनस एल स्क्वायर पूरे के अपॉन में, ये सूत्र में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए ऋण बी ए धन बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे की पावर में 2, और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज है। उसके बाद आ जाएगा जी 1/4πε0 इंटू क्यू। अब देखो यहाँ पे कौन आपस में जुड़ घट रहा है, तो ए धन आर स्क्वायर ऋण आर स्क्वायर कैंसल, माइनस हो गया, और ये वाला जुड़ जाएगा 2 बार RL, एक और बार 2RL, तो 2 और 2 4RL, और ये आर स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर और माइनस एल, माइनस हो गया। तो हमारे पास आया यहाँ पे 4RL पूरे के अपॉन में है यहाँ पे क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा, अब ये जस्ट थोड़ा पहुँचने वाले हैं अपने गंतव्य स्थान पर। तो यहाँ से देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/4πε0 इंटू इस वाले, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू, देखो यहाँ पे क्या क्या है, Q और RL, 2 दूनी 4, फिर R भी है, Q भी है, L भी है। तो हमने थोड़ा सा इसको क्या कर दिए, थोड़ा किसी क्रम में जमा दिए हमने, ठीक है। कुछ नहीं, देखो यहाँ पे Q है तो है भैया, और 4 है तो 2 दूनी 4 है, R भी है और L भी है, ठीक। तो पूरे के बटे में आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे की पावर में 2, ठीक है। अब आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ऐसे टाइप का फार्मूला पढ़े हैं क्या हम लोग, Q2L, है ना, Q2L पढ़े हैं। ये जस्ट पिछले वाला टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो हो जाएगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से P हो जाएगा, P के बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, इज इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2R, ये बदल जाएगा P में, कैपिटल P में। क्यों कैपिटल P में, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q इंटू 2L होता है। सिंस करके लिख दीजिएगा, चूंकि करके, सिंस करके हमको लिखना है P बराबर 2L, Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव है जो कि हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो कि ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए, तो इस तरीके से आता है। तो आपको इसको याद रखना है, पूरे के अपॉन में आ जाएगा क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर में 2। अब हमारे पास यहाँ एक नया चीज़ आता है, यहाँ पे देखो, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ए बी माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिसमें से ये दोनों बहुत ही कम दूरी पर रहता है, एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर। हालांकि हमको डायग्राम में थोड़ा सा इसमें बड़ा दिखा दिया जाता है, लेकिन ये वाली जो है दोनों के बीच की दूरी 12 बहुत कम होती है ना। ये वैद्युत द्विध्रुव का क्या उदाहरण है, HCl। हम अपने नेचर में HCl देखते हैं, HCl, तो ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव है। क्यों वैद्युत द्विध्रुव है, देखो ये दोनों बॉन्ड बना के रहते हैं नेचर में, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ये दोनों के मध्य बॉन्ड रहता है ना, यही वैद्युत द्विध्रुव है, नेचर में इस तरीके से पाया जाता है। उसी प्रकार से H2O भी है, N2 है ना, ये चीज़ें जो है, H2 भी है, ठीक है। तो ये जो है और वैद्युत द्विध्रुव है हमारे नेचर में, ठीक है। ये दोनों जब बॉन्ड बनाते हैं तो इन दोनों की दूरी
बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे ये जो 2L दिख रहा है वो बहुत ही कम है, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ से ये क्यों कम दूरी पर है। ये आर की अपेक्षा, ये जो आर दिख रहा है, आर सेंटर से लेकर के पी तक की दूरी आर, इसके अपेक्षा में ये बहुत ही लेस होती है, कम होती है ना। जो HCl है या H2O है बॉन्ड बना के रहते हैं, तो उन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसी कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो R की अपेक्षा L बहुत ही लेस होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी कारण L इज लेस देन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ L इज लेस देन R। तो आप क्या करते हैं फिर, L बहुत छोटा है R की अपेक्षा, तो इसी कारण हम क्या कर देंगे, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, एल को नगण्य मानेंगे, नगण्य मानने पर, ठीक है, नगण्य मानने पर आर एल नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो एल नेग्लेक्ट हो गया तो हमारे पास क्या मिलेगा, ई एक्सियल, ई अक्षीय में 1/4πε0 इंटू 2rp पूरे के अपॉन में, आर हो गया, सॉरी एल हो गया नेग्लेक्ट, तो आर स्क्वायर अलग से पावर में 2 और है, तो ये है ना, अलग से पावर में क्या है 2 और है, तो आर स्क्वायर उसके बाद होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग एक स्टेप और लिख के थोड़ा सा वहाँ पे पावर 4 लगाइएगा। तो देखो यहाँ से एल नेग्लेक्ट हो गया तो क्या बचा, आर स्क्वायर पूरे की पावर में आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर को फाइनली आर की पावर 4, आर की पावर 4, ठीक है, आर की पावर 4। अब हम क्या करते हैं, इसको आर ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो इसको कटा देते हैं, ऊपर नीचे आर कट गया, तो क्या बचेगा, ई एक्सियल अक्षीय स्थिति में तीव्रता 1/4πε0 इंटू 2p बटे में आर की घात 3। देखो यहाँ पे 4 था, 4 में से एक ठने कट गया तो बचा 3, तो यही है हमारे पास अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये हो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है ना। और लास्ट में आपको यूनिट भी लिख देना है, जब भी आप कोई इक्वेशन डिराइव करते हो तो फिर आपको क्या करना है, उसका यूनिट लिखना ही है। इससे क्या होता है, जो चेक करने वाला रहता है उस पर इम्प्रेशन बनता है ना, कि बच्चा इससे छोटी से छोटी चीज़ों को जानता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, अक्षीय स्थिति में तीव्रता। अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा होगा, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर ना डाउट क्लियर ना होगा तो प्लीज़ कमेंट पे अपना क्वेश्चन कर सकते हो, अपना सवाल रख सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा अक्षीय स्थिति में तीव्रता, इसी प्रकार से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सेकेंड पॉइंट है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, कोएक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, हमारे सर को बधाई हो, एकदम इसका रिजल्ट आ चुका है, वीडियो के चलते बीच में आया है इसका रिजल्ट, एकदम आते हुए बताया मेरे को, मैं रुका नहीं गया, फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाला था। बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो। अरे दादा इतनी खुशी, इतनी खुशी, हाँ है ना, हमारा डिप्लोमा हो चुका है आईडी में, और बस लाइसेंस आना बाकी, अपने RCF रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद फिर स्पेशल एजुकेटर बन गए हैं। फिर आपको मिलेंगे हम एक नए सीरीज में, और हमारा स्पेशल एजुकेशन का जो है ना, जो चैनल है स्पेशल एजुकेशन विकास, उसको भी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। साथ ही हमारे जो डिजाइन का जो चैनल है उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का खासम खास बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल एजुकेटर बनना आम बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से स्पेशल एजुकेटर संघर्ष करते हैं उसको संभालना कोई अच्छी बात, मतलब कोई मामूली बात है नहीं, है ना। तो इसी कारण बहुत बधाई देना पड़ रहा है सर को, अदरवाइज हम लोग अलवा जलवा को बधाई नहीं देते हैं। अगला वीडियो आप लोग देखिएगा बायो वर्सेस फिजिक्स, नेक्स्ट रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सेकेंड, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे बोलते हैं, इसी को बोला जाता है इक्वेटोरियल, या इसी को बोला जाता है कोएक्सियल, है ना, इसी को ब्रॉड साइड भी
बोला जाता है, ब्रॉड साइड पोजिशन, ठीक है। तो क्या होता है, इसको इक्वेटोरियल पोजिशन, ठीक है। इसी को कोएक्सियल भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम कोएक्सियल कंडीशन में इंटेंसिटी। तो कोएक्सियल में क्या होता है दोस्तों, मान लिया जाए हमारे पास एक क्या है, प्लस माइनस चार्ज ए बी, एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो प्लस चार्ज, ये दोनों की एक दूसरे की दूरी रहेगा 2L दूरी रहेगा एक दूसरे से। और तो यहाँ पे है ना। अब क्या करेंगे, इसके सेंटर O से, इसके केंद्र O से ऊपर की ओर R दूरी पर बिंदु P लेते हैं। ऊपर की ओर R दूरी पर, R दूरी हो गया ये वाला, R दूरी हो गया, O से लेके P तक की दूरी R दूरी हो गया। ये लेते हैं हम लोग बिंदु P, जिस पर हमको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। हमने क्या कर देना है, इसको मिला देना है और इधर भी मिला देंगे, इसको भी मिला देते हैं, है ना। अब है जी देखो, ये हमने सेंटर लिया तो ये हो जाएगा L, ये भी हो जाएगा L, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे B से P है, B से P की ओर इधर चलेगा ना, तो हम ये इंटेंसिटी होगा E1, ये इंटेंसिटी कितना होगा, E1 होगा। उसी प्रकार से ये जो माइनस चार्ज के कारण इंटेंसिटी है वो नीचे की तरफ, यानी इसे हम कहेंगे E2 पर तीव्रता बताएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे और आगे क्या होता है। यहाँ पे क्या करेगा, ये जो है वो थीटा एंगल बनाएगा, यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा, हम सपोज कर लेते हैं, सॉरी। तो ये यहाँ पे आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें माइनस चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 2L है। इसके केंद्र O से ऊर्ध्वाधर यानी कि निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। और विद्युत अब हम लिखेंगे आगे, माइनस चार्ज के कारण बिंदु P पर तीव्रता, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बिंदु P पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है। इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस चार्ज ऑन पॉइंट P, प्लस चार्ज, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा। इस वाले को थोड़ा आपको ध्यान देना है क्योंकि ये पिछले की अपेक्षा थोड़ा सा ट्रिकी है ना। तो उसमें और इसमें कुछ चीज़ें और जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखो B से लेकर के P तक है, B से लेके P तक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BP स्क्वायर BP की घात 2, ऐसा लिखा जाएगा। और इसका डायरेक्शन किधर है, B से लेके P की तरफ, B से P की तरफ है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे B से P, भैया यहाँ पे तो कुछ दूरी दिया नहीं है ना, BP कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस BP को निकालेंगे, ठीक है। BP को निकाला जाएगा, कैसे निकालेंगे, हम लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज, और वो भी कौन सा त्रिभुज, ये देखो जब हमने यहाँ इसको परपेंडिकुलर डाले तो फिर क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम लेंगे OPB में, है ना। इसको निकालने के लिए, इसके कारण हम अलग से ट्रायंगल ले रहे हैं जहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज इन ट्रायंगल BOP में, है ना, इन ट्रायंगल BOP, या आप कह सकते हो त्रिभुज BOP में। अब देखो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, डायरेक्ट लिखते हैं, कर्ण आपके पास है BP कर्ण का वर्ग हो गया। लंब का वर्ग क्या है भाई, लंब है क्या, OP, ठीक। आपने पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़े हो, इसी कारण मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा BP स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर, लंब का वर्ग हो गया, आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर हो जाएगा, OB स्क्वायर। तो
बीपी स्क्वायर यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल में ओपी क्या है, ओपी क्या है, आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, एल है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा वर्ग को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपको इस डायग्राम में इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस बोल रहा था सॉरी, है ना, प्लस आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा आगे सेम चीज होगा, आपको इस ट्रायंगल को आप लेते हो यदि ओ ए पी लोगे तो इतना ही मिलेगा, क्यों इतना ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आधार एल है और परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या है, आर है, तो सेम इतना ही मिलेगा, और हमको ये आगे अभी ज़रूरत पड़ेगा, इसी कारण मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अब इसका मान रखेंगे यहाँ पे, बीपी स्क्वायर की जगह में हम इसको रख देंगे, इसको नहीं रखना है, अदरवाइज बीपी रखोगे तो फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करोगे, एक्चुअल में फिर वही आएगा, कुल मिलाकर के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, तो हम लोग सीधा सीधा बीपी स्क्वायर, यहाँ पे देखो बीपी स्क्वायर दिया है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना बीपी स्क्वायर बराबर खुद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, तो हम डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे ई वन बराबर हो जाएगा, मान रख रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, मान रखने पर करके नहीं लिखे रहोगे तब भी चल जाएगा, मान रखने पर, तो यहाँ पे क्या होगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इन डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास पहला समीकरण हो गया, है ना, पहला समीकरण हो गया। उसके बाद देखेंगे अब हम लोग माइनस चार्ज के कारण तीव्रता, ठीक है, इसके कारण तीव्रता, हाँ इसका डायरेक्शन भी तो लिख दिए हैं। अब हम देखेंगे ऋण आवेश के कारण तीव्रता, ऋण क्यू आवेश के कारण, ये यहाँ तक हो चुका है, ऋण क्यू आवेश के कारण तीव्रता के कारण तीव्रता, तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू इज इक्वल, डायरेक्ट लिख देते हैं, वैसे ही होगा सेम यहाँ पे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ए पी स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। ठीक है, अब ए पी का डायरेक्शन किधर है जी, इसका डायरेक्शन ना ये माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा, है ना, इसको यहाँ पे जो लगेगा उसको, तो इसी कारण इसका डायरेक्शन पी से ए की ओर रहेगा, किधर रहेगा, पी से ए की ओर रहेगा, ऐसे, है ना, तो अब हमने रख देना है ए पी इतना ही आएगा यहाँ पे, है ना, तो ए पी जितना बी पी स्क्वायर है उतना ही ए पी स्क्वायर आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो बेस और परपेंडिकुलर सेम है, तो E2 बराबर, आपको यहाँ पे बार बार नहीं करना है, आपने बता दिए, डायरेक्ट भी रख सकते हो आप, है ना, रखोगे ही, बार बार आपको क्यों करना है भाई, लंबा हो जाएगा, अभी और इसमें हम डेरिवेशन और है इसमें आगे, ठीक है, अभी पहुँचे नहीं हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ना ये जो क्या है E1 E2 है, ये दो कंपोनेंट हो जाता है, इसके दो घटक में बढ़ जाते हैं, ये कंपोनेंट्स में बढ़ जाते हैं, कैसे दो कंपोनेंट्स में बढ़ जाता है, देखो E1 जो है, E1 का एक कंपोनेंट जाता है वर्टिकल ऊपर की ओर, थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ, E1 चला जाता है ऊपर की ओर, एक कंपोनेंट हो जाता है इसका, दूसरा कंपोनेंट जाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, E1 और E2 के दो कंपोनेंट्स होंगे, दो घटक प्राप्त होगा हमको, है ना, ये यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा थीटा डिग्री, है ना, थीटा, तो एक जाएगा OP के अनुदिश, है ना, OP के साथ ऊपर की ओर वर्टिकली जाएगा, इसका कंपोनेंट E1 का कंपोनेंट, तो देखो यहाँ पे ये बन रहा है एंगल इस जगह पे, है ना, तो एंगल के पास लाइन जहाँ पे एंगल पास पड़ेगा वो होता है थीटा कॉस थीटा कंपोनेंट, जहाँ पे एंगल दूर पड़ेगा वो साइन थीटा कंपोनेंट कहने का मतलब ये है कि उसका प्रभाव होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कहीं पे गिट्टी मार रहे होते हैं तो इस तरीके से जा रहा है, मान लो ऐसे गिट्टी जा रहा है, तो ऐसा है नहीं कि इसी पे दिशा पे होगा, तो
उसके आसपास भी तो प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ कानों के पास से कोई गिट्टी गुजरे, कोई कंकड़ गुजरे, जैसे मार रहा है कहीं से गिट्टी आया तो गुजरेगा, तो हमारे कान पर भी उसको महसूस होगा, वो चीज़ें कान पर भी महसूस होगा और कंधा में भी महसूस होगा कि भन्न से गया ऐसे करके, है ना, उसका आवाज़ जो है। या हो सकता है कि हमको थोड़ा सा लग भी जाए ऐसे फट से, है ना। तो ये है कि जाना चाहिए सीधा, लेकिन उसका इफेक्ट भी उसके आसपास पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं उसका प्रभाव, है ना। उसी को बोलते हैं, सॉरी, उसका बोलते हैं कंपोनेंट बोलते हैं, उसी प्रभाव को कंपोनेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो E1 है ना, E1 इधर की ओर भी उसका प्रभाव रहेगा, इधर की ओर भी प्रभाव रहेगा, तो यही होता है कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट दो पार्ट में बढ़ गए। एक है आपके पास E1, ये है E1 cos साइन थीटा, एंगल से दूर वाला साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा। और दिख नहीं रहा है क्या, थोड़ा नीचे ले आता हूँ। E1 cos थीटा साइन थीटा, अब इधर आएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। ठीक है, ये तो हो गया। E जो है वो दो भाग में बढ़ गया, E कंपोनेंट दो भाग में बढ़ गए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यही कारण है कि एक्सिस्टल और कोएक्सिस्टल में कोएक्सिस्टल वाला ज़्यादा हमको थोड़ा सा कठिन लगता है। तो आपको अच्छे से समझना है यहाँ पे हो क्या रहा है। E1 दो कंपोनेंट में बढ़ गया, एक बढ़ गया E1 cos साइन थीटा, एक बढ़ गया E1 cos थीटा जो कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये देखो, ये एंगल के पास रहेगा वो साइन cos थीटा वाला कंपोनेंट रहेगा, ये एंगल से दूर है तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाला कंपोनेंट हो गया। इसी प्रकार से ये जो देख रहे हो E2, E2 E2 जो तीव्रता है वो भी दो भाग में बढ़ जाएगा। एक आ जाएगा नीचे की ओर, वर्टिकली नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। एक जाएगा हॉरिजेंटल, इसी के साथ साथ जाएगा जो E1 cos थीटा है ना, उसी डायरेक्शन में जाएगा हॉरिजेंटली। ठीक है, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा, यहाँ पे भी एंगल बनेगा थीटा, है ना, थीटा है ये, आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा, E2 cos थीटा। ठीक है, और ये वाला नीचे जो आ रहा है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा कंपोनेंट। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि E1 दो भागों में बढ़ गया, E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा। उसके बाद ये जो जा रहा था O से, सॉरी, A से P की ओर, E2 साइन थीटा, E2 जो है वो भी दो भाग में बढ़ गया। एक आ गया क्या, E2 कॉस थीटा, एक बढ़ गया यहाँ पे E2 साइन थीटा। यहाँ पे एंगल पास है, इसी कारण यहाँ इधर की तरफ क्या रहेगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट रहेगा, और ये दूर हो गया ए वाला, तो इसी कारण क्या हो गया, साइन थीटा कंपोनेंट हो गया। शायद आपको समझ में आ रहा होगा ये वाली। यहाँ पे भी कई स्टूडेंट, इस जगह पे ज़्यादातर स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को। अब देखते हैं, यहाँ पे हमको इसी चीज़ को लिखना है। अब बढ़ेंगे हम आगे क्या, परिणामी तीव्रता की ओर। क्यों तीव्रता की ओर बढ़ेंगे, E1 E2 दोनों तो आ गया, है ना। और याद रख, यहाँ पे देखना थोड़ा आपको कुछ सिमिलरिटीज दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, E1 E2 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे क्यू है R² प्लस L², यहाँ पे देख रहे हो, यानी कि दोनों सेम है। दोनों पे E1 भी इंटेंसिटी उतना ही लगाएगा, E2 भी इंटेंसिटी उतना ही लगाएगा, तीव्रता उतना ही लगाएगा। लेकिन आगे थोड़ा सा देखोगे अभी क्या हो जा रहा है ना। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, साइन थीटा वाले घटक है, वो एक ठने ऊपर की ओर लग रहा है E1 साइन थीटा, एक ठने नीचे की ओर लग रहा है E2 साइन थीटा, और दोनों के दोनों परिमाण में बराबर होता है। जितना मैग्नीट्यूड E1 का रहता है उतना ही मैग्नीट्यूड E2 साइन थीटा का भी रहता है। और दोनों क्या है, परस्पर विपरीत दिशा में है, एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है। तो भाई दोनों परिमाण में बराबर है, परिमाण यानी कि दोनों की मात्रा बराबर है ना। तो एक मात्रा ऊपर की ओर, एक मात्रा नीचे की ओर, तो दोनों मात्रा आपस में एक दूसरे क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। क्यों नष्ट कर देगा, दोनों परिमाण में बराबर होने के साथ साथ क्या है, विपरीत दिशा में है ना। एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है, तो ये चीज होता है। उसके बाद देखो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट, देखो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, हॉरिजेंटली सेम डायरेक्शन में है। जो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, जुड़ जाता है ना। तो इसी को लिखना है हमको यहाँ पे, यहाँ लिखना है, यहाँ E1 और E2 के, E1 और E2 के दो घटक प्राप्त होते हैं। E1 और E2 के दो घटक,
E1 E2 के साइन थीटा और कॉस थीटा दो घटक प्राप्त होता है। जिसमें अभी जितना एक्सप्लेन किया है उसी को लिखना है अपने शब्दों में। जिसमें साइन थीटा घटक, जिसमें साइन थीटा एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत दिशा में है। एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है, ठीक है। एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत दिशा में है, अतः वे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा कुछ है नहीं, जो बता रहे हैं वहीं पे लिखना है, ज़्यादातर आपको एकदम माइंड नहीं लेना है। किंतु विपरीत दिशा में है, अतः वे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। अतः वे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। जबकि कॉस थीटा घटक एक ही दिशा में है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिख लेना क्या लिख रहे हैं। यहाँ E1 और E2 के दो घटक साइन थीटा और कॉस थीटा दो घटक प्राप्त होंगे, जिसमें साइन थीटा एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत दिशा में है, अतः वे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। जबकि कॉस थीटा, यहाँ पे आप लिखिएगा, जबकि कॉस थीटा घटक एक दूसरे के एक ही ओर है, अतः वे क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये आपको लिखना है, अतः वे आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे लिखना है। अब हम देखते हैं आगे उसका रिजल्टेंट, ठीक है। परिणामी तीव्रता, अतः वे आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे बोले हैं, तो वही जोड़ना है हम लोग को। अतः परिणामी तीव्रता, इंटेंसिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे निरक्षी है तो यहाँ पे लिखेंगे निरक्षी, या इसी को बोलते हैं कोएक्सियल। तो ये हो जाएगा क्या, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, है ना। अब क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा क्या है, मान देखो इधर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, दोनों के दोनों आपस में बराबर है क्या, E1 जितना है उतना ही E2 भी है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे यहाँ पे, E1 इज इक्वल E2, तो दोनों बराबर है, तो यह हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 क्या है, E1 लिख देंगे, E1 cos थीटा बराबर में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। अब E1 का मान रख दो, क्योंकि चाहे E1 रखो चाहे E2 रखो उतना ही आएगा, दोनों बराबर है आपस में। तो हम E1 का मान रखेंगे 1/4πε0 Q/r² प्लस L², है ना। तो हम रखेंगे यहाँ पे E एक्सियल कोएक्सियल पे ट्वाइस ऑफ 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² ब्रैकेट क्लोज cos थीटा, ठीक है, ऐसा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा जो दिख रहा है, इस cos थीटा के लिए हम फिर से डायग्राम पे चलेंगे, ठीक है। ये वाला डायग्राम में इस cos थीटा के कारण हम लोग डायग्राम में फिर से चलेंगे, ठीक है। तो देखते जाना थोड़ा सा, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज में चल लेते हैं। क्यों कोई भी त्रिभुज में, क्यों, क्योंकि दोनों में ही थीटा है। यहाँ पे भी थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी थीटा एंगल बना रहा है, चाहे आप AOB ले लो, है ना, सॉरी AOP ले लो, चाहे BOP, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, उतना ही मिलेगा cos थीटा के लिए, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा बता देता हूँ, देख रहे हो
कॉस थीटा देख लो, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे, मान लो जाए ये वाला ट्रायंगल लेते हो, ठीक है, तो बेस क्या है एल है, और हाइपोटेनस क्या है ये वाला देखो, रूट ओवर आर प्लस एल स्क्वायर, रूट ओवर आर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे लगो तब भी उतना ही आएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पे, एल अपॉन रूट ओवर आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आएगा, है ना। तो यहाँ पे चलेंगे, कोई भी ट्राइंगल चल लिया अपने ए बी ओ पी में, ठीक है, बी ओ पी में कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस हाइपो बेस स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, या इसी को ही बोलते हैं क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो उसमें आधार कितना है एल है, और कर्ण कितना है वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब हम मान रखेंगे यहाँ पे, ये जो दिख रहा है इस जगह पे, ठीक है, इसको थोड़ा मैं से जूम कर देता हूँ क्योंकि अभी आगे और भी है। देखो अब हम रखेंगे कॉस थीटा की जगह में निरक्षी स्थिति में बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या रखेंगे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह में क्या रखेंगे जी, ये वाला वैल्यू रखेंगे, एल अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद और स्टेप्स हैं। ई निरक्षी बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, देखो इसको सॉरी एल भी है, दो को इधर लिख लेते हैं एक साथ, यहाँ पे लिख देंगे 2, कुछ नहीं किया, दो को ना यहाँ पे ले आए तो क्यू इंटू 12 हो गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना आपके पास क्या है, मान लो जाए हमारे पास ऐसा है ए है, और मान लेते हैं रूट ओवर ए है, ऐसे देखो ए है और क्या है रूट ओवर ए है। अब हम क्या लिख सकते हैं, इस रूट ओवर को 1/2 लिख सकते हैं क्या, है ना, वर्गमूल रहता है उसका मतलब घात में 1/2, ठीक है। अब ये ए है, ये है ए की घात 1/2, यहाँ पे 1 है, मतलब कुछ नहीं तो क्या है ए है 1 है, सॉरी ए 1 प्लस हाफ, ए 1 प्लस हाफ, है ना। इसको क्या लिखते हैं 1 प्लस हाफ को, 1 प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ए की घात में क्या लिखा जा सकता है 3/2, है ना। ये जो देख रहे हो ए इंटू रूट ओवर ए, इसको हम लिख सकते हैं ए की घात में 3/2, ए की घात में 3/2, ठीक है, तो ये लिख लिए। चलो आइए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये इसको आपने समझ गए होगे, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ए हो गया, समझ जाओ, ये क्या हो गया ए की घात 1/2, दोनों की घात, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, घात जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2। तो ये हो जाएगा जी ई निरक्षी स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अच्छा देखो ये फिर से आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वैद्युत द्विध्रुव आ गया क्यू इंटू 12, ये क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, इसको लिख देंगे पी, जानते हो ना, पहले आप देख चुके हो पिछले वाले में। तो पी बराबर क्या होता है 2, सॉरी पी बराबर, अरे पी बराबर क्यू इंटू 2L, ऐसे लिख लेना है आपको। ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब थोड़ा सा और बचा है फिर आ गए 3/2, ठीक है, ऐसे हो गया। अब आप जानते हो फिर से वही चीज़ें कि यहाँ पे एल जो है आर की अपेक्षा क्या है बहुत ही कम है, तो हम कर देंगे एल इज़
एल इज लेस देन आर, है ना, यानी कि हम क्या कर देंगे, आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, सॉरी एल को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, एल इज लेस देन आर, तो ये हो जाएगा जी, लिखेंगे यहाँ पे एल नेग्लेक्टेड यानी कि नगण्य है, नगण्य मानने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से एल तो चला गया है ना, एल स्क्वायर हट गए तो कितना आएगा, 3/2, पावर में तो है 3/2, है कि नहीं, पावर में 3/2 है अभी भी। तो आपने क्या कर देना है, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसल, है ना, ऐसे है क्या है, आर की पावर में 3/2। जब पावर पे पावर रहता है, घात पे घात रहता है, तो घातें आपस में गुना हो जाती है, तो ये हो जा रहा है गुना 3/2, 2 और 2 कैंसल, तो आएगा आर, आर की घात में 3। तो अब आ जाएगा फाइनल ई निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, ई निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन में आर की पावर 3। यही जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समझ गए होंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। आइए एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या क्या है। हमने सबसे पहले क्या किया, ये डायग्राम है, ए बी दो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज और प्लस चार्ज का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसके ऊर्ध्वाधर स्थिति पे हमने बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा प्लस चार्ज के कारण इतना तीव्रता आ जाएगा, इतना इंटेंसिटी आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ओ बी स्क्वायर सॉरी डी पी था, जिसे हमने इसके माध्यम से एक ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला, तो ये वाला ट्रायंगल जब ले रहे हैं तो ये वाला आ जाएगा मान, बीपी का स्क्वायर आ जाएगा, बीपी का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। सेम रीजन यहाँ पे आ जाएगा, माइनस चार्ज के कारण इंटेंसिटी, और उसका डायरेक्शन किधर रहता है, उसका डायरेक्शन होता है पी से ए की ओर, है ना, पी से ए की ओर डायरेक्शन होता है। तो हमने क्या करा, ये देखो, ये डायरेक्शन भी लिख दिए पी से ए की ओर, ठीक। तो इस तरीके यहाँ पे ए पी स्क्वायर आ गया, ए पी स्क्वायर मतलब सेम टू सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है वैसे ही ए पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद हमने देखते हैं यहाँ पे जो पी पर तीव्रता लगेगा प्लस चार्ज के कारण, उसके भी दो घटक, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक E1 साइन थीटा, एक E1 कॉस थीटा, दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे एंगल पास पड़ेगा वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, जहाँ ये वाला दूर है, ये वाला दूर है इस एंगल से, तो क्या हो जाएगा, वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे फिर से E2 के कारण दो भाग में बटेगा, एक नीचे की ओर और एक ऐसी हॉरिजेंटली, है ना, क्षैतिज रूप में, क्षैतिज यानी कि E1 कॉस थीटा के डायरेक्शन में ही लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, ठीक है, और ये नीचे की ओर आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये इसी लिखा जा रहा है, E1 और E2 के दो घटक प्राप्त होंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा वाले दो घटक प्राप्त होगा, जिसमें से साइन थीटा वाले घटक जो है वो विपरीत दिशा में है और परिमाण में बराबर है ना, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। साइन थीटा कंपोनेंट परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में है, अतः वे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, जबकि कॉस थीटा वाला कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, अतः वे क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, इसी को यहाँ पे लिखा गया है। अब हम देख रहे हैं परिणामी तीव्रता निकाले, यहाँ पे देख रहे हैं परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा E2 cos थीटा, इसी कारण लिखा गया है परिणामी तीव्रता प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यहाँ पे दोनों बराबर है ना, E1 और E2 बराबर है, इसी कारण हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम E1 cos थीटा, उसके बाद हमने E1 का मान रख दिया पिछले इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हो E1 का मान रखने पर, ऐसे करके E1 का मान रखने पर, ठीक है, या समीकरण 1 से भी ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे, समीकरण 1 से लिख देना, समीकरण 1 से ऐसे हो गया। तो हमने मान रखा, उसके बाद कॉस थीटा, अब कॉस थीटा आ गया तो आपको सोचना है अरे कॉस थीटा आ गया क्या करेंगे, तो इसको क्या करना है, आपको डायग्राम देखना है, डायग्राम आपने देखना है कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए डायग्राम देख रहे हो, ये देखो कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए यहाँ पे चलना, एंगल ले लेना,
कॉस थीटा बराबर क्या आता है, कॉस आधार बटे कर्ण आता है। तो आधार क्या में एल दिया है, कर्ण कितना आया है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यह आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखना है, सॉरी, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से हमने निकाला। ठीक है, ट्रायंगल लेके कोई भी ट्रायंगल ले लेना, दोनों में से एक ठने 90 डिग्री वाला, तो आ जाएगा आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद निरक्षीय स्थिति में तीव्रता देखो हमने क्या करा, सॉरी कॉस थीटा की जगह में ये रख दिए, देख रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा है, उसकी जगह में एल अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख दिए। उसके बाद देख रहे हैं निरक्षीय स्थिति में वही है ना, ये वाला आपस में दोनों गुना हो गया, दोनों गुना होने पे कितना हुआ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2, और इसको हमने थोड़ा जमा दिया, 2 को यहाँ पे लिख दिए, हो गया। अब ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। उसके बाद आपने क्या कर देना है, आर को एल को नेग्लेक्ट कर देना है ना, आर के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में इतना आएगा, उसके बाद 2 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर में 3 आएगा आर के। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके बाद हम लोग आगे और बढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट के और भी टॉपिक्स में, इसमें जिसमें गॉस का थ्योरम्स वगैरह पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।